हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसकी सारी बुक एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके थे। अब उस चैप्टर के बाद में जो पोम हमें गिवन है, जिसका नाम है भारत और लैंड, जो कि हमारे इंडिया के बारे में है, भारत के बारे में है। ठीक है, तो इस पोम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोम नहीं है, पोम के पहले जिस प्रकार से हर चैप्टर में अब आपको आगे देखने को मिलेगा, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो हम सॉल्व करेंगे, जिसकी हेडिंग है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, वो भी चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन्ड इन इट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा आपको कि नेशनल एंथम की लाइंस को आपको रिवाइज करने की, मतलब रिकॉल करने की कोशिश करना है, उन्हें गाने की कोशिश करना है, और आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन कौन से स्टेट्स के, माउंटेन रेंजेस के और रिवर्स के नाम आ रहे हैं, और इस टेबल में आपको उन्हें फिल करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और सबसे पहले खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए आंसर्स देखते हैं हम। तो स्टेट्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो लाइन क्या है, देखिए लाइन वाइज वैसा कैसा ही लिखा है हमने, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब से तो पंजाब हो गया आपका, सिंध जो है वो आज के टाइम में पाकिस्तान एरिया में आता है, उसके बाद में गुजरात हो गया हमारा, फिर आ गया मराठा। मराठा यहाँ पे जो है वो जो मराठी स्पीकिंग पीपल रहते हैं उन्हें डिनोट कर रहा है। तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के लोग मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र के, तो मराठा यहाँ पे महाराष्ट्र को डिनोट कर रहा है। द्राविड़ जो है आपका वो साउथ इंडिया को डिनोट कर रहा है। अब साउथ में जितने भी स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरा आपका नीचे वाला जो एरिया है ये आएगा आपका द्राविड़ में। उत्कल, उत्कल क्या होता है बेटा, आपका उड़ीसा होता है, और बंगा जो है वो बंगाल रीजन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इतने पूरे स्टेट्स आपके नेशनल एंथम में आते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम, हमें फिल करना है माउंटेन रेंजेस के नाम और रिवर्स के नाम। तो चलिए, अब माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, तो लाइन क्या है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो देखिए माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मैंने 2 लिख दी, ये रहा विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना, गंगा। तो यहाँ ये क्या है, दोनों ये रिवर्स है, तो हमने इन्हें रिवर्स के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो हिमाचल मतलब आपकी हिमालय जो माउंटेन रेंजेस है वो है पूरी। ओके, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। क्या करना है अब आपको, वापस से नेशनल एंथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड में लाइन्स आती है, जय है जय है जय है। ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है ये आपको क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, ठीक है, इनका क्या मतलब है, तो आपको उसको डिस्कस करना और अपना आंसर लिखना है। तो आंसर क्या होगा इसका, द वर्ड्स जय हे मीन्स, तो ये जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम किसकी जय कर रहे हैं, हम हमारे भारत देश की जय कर रहे हैं कि वो कितना महान है। ठीक है, जैसे एक राजा, आपने देखा होगा राजा की महानता को देखकर प्रजा क्या करती, राजा का नाम लेती और वो जय है करती है। वैसे ही हमने क्या करा यहाँ पे, हमारे भारत देश की महानता पे जय है, तो क्या, विक्ट्री टू यू, हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी हमेशा जय हो, तुम हमेशा विजयी भव हो। ठीक है, मे यू बी विक्टोरियस, तुम हमेशा इसी प्रकार से क्या हो, विक्टोरियस रहो। आगे क्या लिखा है, दे कन्वे विक्ट्री, प्रेज एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशन। तो जय है ये जो लाइन्स है ये क्या कन्वे कर रही है, उसकी विक्ट्री को बता रही है, उसकी प्रेज कर रही है, तारीफ कर रही है, और इसकी मदद से हम अपने नेशन की रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं, इसीलिए लाइन्स जो है उसमें ऐड की गई है। आगे क्या लिखा है, दे एक्सप्रेस प्राइड एंड ऑनर टुवर्ड्स इंडिया, वही कि हम प्राइड और ऑनर जो है वो इंडिया का यहाँ पे दर्शा रहे हैं, एंड इंस्पायर पीपल टू फील यूनाइटेड एंड पेट्रियोटिक। और ये लाइन्स बोल के हमें बहुत ही पेट्रियोटिक फील आता है जब हम इन लाइन्स को गाते हैं, और ये लाइन्स लोगों को इंस्पायर करती है। आपको पता है भारत जो है, इस यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग कल्चर फॉलो की जाती है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, लोगों की अलग अलग मान्यता है, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी में, मतलब ये क्या कन्वे कर रहा है हमें कि हम यूनाइटेड हैं। ठीक है, तो ये लोगों को इंस्पायर रहता है कि भले ही आप में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन आप क्या हो, आप एक ही हो, आप यूनाइटेड हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द
poems, choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underlined words. अब देखिए ये जो लाइंस आपको यहाँ पे गिवन है, आपको बुक में दिख रही होगी और नीचे 3 ऑप्शंस आपको गिवन है, स्क्रीन पे भी मैंने उन्हें लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपकी पोम की ही लाइंस है। इस लाइन में जैसे कि फर्स्ट में देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है आपका पियरलेस, ये अंडरलाइंड है, तो आपको इसका जो मीनिंग है पियरलेस का सबसे पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद में नीचे जो 3 वर्ड्स है तो 2 इसके सिनोनिम्स है, एक जो है इसका एंटोनिम्स है या कुछ डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। तो एक प्रकार से ऑड वन आउट है, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्या है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज पियरलेस, पियरलेस का मैंने नीचे मीनिंग भी लिख दिया है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग्स भी दे दिए हैं, ठीक है। और ये मीनिंग्स आपको आगे जब आप पोम को समझोगे तब भी आपको ये काम आएगी। तो पियरलेस का मतलब क्या होता है, हैविंग नो इक्वल, मैचलेस, मतलब ऐसा कुछ जिसको आप जिसके साथ आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भारत के लिए ये लाइन बोली गई है कि ये भारत क्या है, अनमैचेबल है, इसको कोई मैच ही नहीं कर सकता है, ठीक है, इसके लेवल पे कोई आ ही नहीं सकता है। तो शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, तो आओ हम इसे प्रेज करते हैं। तो पियरलेस का मतलब आपको समझ में आ गया, जिसका कोई मैच ना हो, मैचलेस जो होता है, ठीक है। तो वैल्यूएबल, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका यहाँ पे, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जो बहुत ज्यादा बेशकीमती है, बहुत ज्यादा जो जिसके लिए बहुत जो महंगा है, ठीक है, वैल्यूएबल वो होता है। नेक्स्ट है आपका इनकम्पेरेबल, ऐसा कुछ जिसे किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अनमैच्ड, जिसे कोई मैच नहीं कर सकता है। तो देखिए पियरलेस का मतलब क्या है, मैचलेस, तो अनमैच्ड भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, अनमैच्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनकम्पेरेबल भी पियरलेस ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑड वन आउट है वो क्या है हमारा बेटा, वैल्यूएबल, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, ओके। तो सेज मतलब साधु होता है। अभी हम पोम पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अभी हम जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उससे फोकस करते हैं। तो वर्ड है हमारा सेंटिफाइड। सेंटिफाइड का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग प्योर और होली। तो लाइन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे साधु संत यहाँ पे इस जमीन पे जन्मे हैं, तपस्या की उन्होंने, इस कारण से जो पूरी लैंड है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, प्योर है, होली है, ठीक है, एक प्रकार से। तो एक प्रकार से वो सेंटिफाइड बोलेंगे हम उसे। तो यहाँ पे देखिए ब्लेस्ड मतलब क्या होता है, ब्लेस्ड मतलब भी वही कि आशीर्वाद, एक प्रकार से साधु संत का आशीर्वाद, ठीक है। सेंटिफाइड हो जाना, लैंड सेंटिफाइड हो गई मतलब कि ब्लेस्ड हो गई। उसके बाद में प्यूरिफाइड, प्यूरिफाई हो गई जब किसी की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, साधु संत आ गए तो एक प्रकार से वो लैंड पूरी क्या हो गई, प्यूरिफाई भी हो गई है। तो ये भी दोनों क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो ऑड वन आउट कौन सा है, होना चाहिए आपका एप्लॉडेड। अब एप्लॉडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज हमें पसंद आती तो हम तालियां बजाते हैं उसके लिए, ठीक है, अपलॉड करते हैं, ताली बजा के स्वागत करते हैं। तो अपलॉड करना मतलब होता है तालियां बजाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट आपका क्या है, एप्लॉडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे सारी ऑस्पिशियस चीजें पाई जाती है। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या हुआ, जो दैट सीम्स लाइक टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो कि आगे जाके हमारी किस्मत चमका देगी, जो हमें हमारा जो भाग्य है उसे बदल देगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्पिशियस, ठीक है। तो फॉर्चुनेट मतलब भी वही होता है कि सौभाग्य, एक प्रकार से जो बहुत ज्यादा हमारी किस्मत बदल देगा, दैट इज योर फॉर्चुनेट, भाग्य बदल देगा। फेवरेबल मतलब भी क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ जो हमारे फेवर में हो। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक हम किसी की तारीफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि वाह ये तो बहुत फैंटेस्टिक है। फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट होगा कि वो नहीं पता है, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है, अभी हमको देख के अच्छा लग रहा है तो हम फैंटेस्टिक वर्ड ही बोलते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपका जो अलग ऑड वन आउट वर्ड कौन सा हो जाएगा, फैंटेस्टिक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑफ हॉनरी एंटिक्विटी इज भारत, आगे क्या लिखा है कि ऑफ हॉनरी एंटिक्विटी इज भारत। तो देखिए हॉनरी मतलब भी क्या होता है, पुराने टाइम से, एंटिक्विटी मतलब भी क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा हजारों साल पुरानी हो, ठीक है, एंशियंट पास्ट से जो चीजें होती है। और एंटिक्विटी का दूसरा मतलब भी होता है, जैसे एंटिक आइटम्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत पुराने टाइम के, अब वो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्हें एंटिक बोला जाता है, ठीक है। तो हॉनरी एंटिक्विटी का पूरा मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा जो बहुत प्राचीन हो, बहुत पुराना हो, ठीक है। तो चलिए आगे
सॉरी, ये इसका मीनिंग नहीं लिखा था, इसके ऑप्शंस गिवन है। अब इसके 3 ऑप्शंस कौन से गिवन है, पहले मीनिंग देख लेते हैं, या तो हम चलिए मीनिंग भी देख लेते हैं इसका। हॉनरी एंटिक्विटी रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ओल्ड, ऐसा कुछ जो बहुत ज्यादा ओल्ड है, डेटिंग बैक टू टाइम इममेमोरियल, या फिर कुछ ऐसा जो इतना पुराना है कि हम उसका टाइम भी नहीं बता सकते, ठीक है। आगे एंड ऑफ डिस्टिंक्ट पास्ट, जो कि बहुत पुराना है। चलिए, अब 3 ऑप्शंस हमको जो गिवन है वो है एंशियंट टाइम्स, मतलब वही प्राचीन काल, रीसेंट पास्ट और टाइम इममेमोरियल। तो एंशियंट टाइम्स मतलब पास्ट, बहुत पुराना, टाइम इममेमोरियल मतलब कि बहुत ज्यादा, कि वो टाइम ही नहीं पता, इतना पुराना टाइम है वो, ठीक है। और रीसेंट पास्ट मतलब क्या हो गया, अभी का पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा आपका, रीसेंट पास्ट। ओके, चलिए, रीसेंट पास्ट मतलब कि जैसे कि महीनों पुराना या कुछ साल पुराना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाता है हमारा पोम स्टार्ट करने वाले हम। ये जो पोम है वो लिखी गई है सुब्रमण्य भारती के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में, हमारे जो पोएट हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सुब्रमण्य भारती वॉज अ फेमस पोएट, राइटर एंड फ्रीडम फाइटर। सबसे पहले मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है सुब्रमण्य भारती, नीचे डेट भी लिखी है इसमें 1882 से 1921 में इनकी, अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1921, तो जब उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत ही फेमस पोएट हैं, राइटर हैं और एक फ्रीडम फाइटर भी हैं, ठीक है। और कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु के हैं। ही वॉज बोर्न इन 1882, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, 1882 में हुआ था। एंड शोड ग्रेट पोएटिक टैलेंट एट अ वेरी यंग एज, और बचपन से ही मतलब लोगों को भी दिखने लगा था कि इनके अंदर जैसे कोई ना बड़े होके कोई बहुत बड़े पोएट बनने वाले हैं। तो बहुत ही यंग एज में इनमें जो एक टैलेंट था, पोएटिक टैलेंट, वो दिखने लग गया था। आगे क्या लिखा है, पीपल कॉल्ड हिम। अब इनके जो आसपास के लोग थे वो इन्हें क्या कह के बुलाते थे, महाकवि कह के बुलाते थे, ठीक है। इनके टैलेंट को देखकर इन्हें महाकवि लोग कहने लग गए थे, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेट पोएट। आगे क्या लिखा है, एंड ही रोट पावरफुल पोम्स टू इंस्पायर इंडियंस टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब इनका जब ये हुए थे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इन्होंने जो भी पोएटिक वर्क किया वो अधिकतर क्या है, वो पेट्रियोटिक पोम्स इन्होंने लिखी है, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। उसे पढ़ने के बाद लोग जो थे वो बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर होते थे, बहुत इंस्पायरिंग राइटिंग ये करते थे। आगे क्या लिखा है, ही वॉज ऑल्सो अ काइंड सोशल रिफॉर्मर हु फोर्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, मतलब ये एक ये बोल सकते हैं कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, और बहुत ही काइंड नेचर था इनका। वुमेन से इनका कोई लेना, मतलब अपने को अपन सिर्फ अपना सोचेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने दूसरों के लिए काम करा, सोशली वर्क करा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, सोशल रिफॉर्मर। वुमेन्स के लिए इन्होंने फाइट किया है, किसके लिए फाइट किया है, हु फाउट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो उनके लिए भी इन्होंने फाइट किया है। एंड अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, और उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल करता था, तो उसका भी इन्होंने बहुत विरोध किया है। अब आ जाते हैं हम इनके लिटरेरी करियर के बारे में। इन हिज लिटरेरी करियर ही बिकेम द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल लिटरेचर बाय राइटिंग इन सिंपल वर्ड्स दैट कॉमन पीपल कुड इजिली अंडरस्टैंड। क्या लिखा है, अगर लिटरेरी करियर की बात करूं तो आप समझ लीजिए इनका काम कैसा होगा कि मॉडर्न, क्या लिखा है, मॉडर्न तमिल लिटरेचर, मॉडर्न तमिल लिटरेचर को का इन्हें फादर कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इन्होंने कितना काम करा है, और क्या खासियत थी इनके काम में कि ये जो भी राइटिंग वर्क करते थे वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होता था कि पढ़ने वालों को बहुत ही, जो कॉमन पीपल है, जैसे पोएट तो अपनी रचना वो लिख रहा है तो उसे समझ में आ रहा है, दूसरों को भी तो समझ में आना चाहिए, तो इनकी जो लैंग्वेज रहती थी वो इतनी इजी रहती थी कि जो कॉमन पीपल है वो उसे समझ के बहुत इजीली, मतलब वो समझ के पढ़ के समझ पाते थे। आगे, ही रोट फेमस मास्टर वर्क्स लाइक, अब इनके बहुत सारे मास्टर वर्क्स हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, वो कौन सा है, पांचाली सबाथम, ठीक है। तो ये इनका बहुत ही मास्टर वर्क था, बहुत ही फेमस फेम मिला था इस वर्क से इन्हें। एंड बिकेम द फर्स्ट पोएट इन इंडिया हुज बुक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और भारत के, इंडिया के पहले ये पोएट बने थे जिनका वर्क जो है वो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था, मतलब इनके कुछ कॉपीराइट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो भी ये राइटिंग्स वगैरह लिखते थे, जब मार्केट में वो पब्लिश होती थी तो उनकी बुक्स पर्सनलाइज्ड है ना, मतलब जो भी पैसे है वो हाई रेट्स पे आपको मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दी, मतलब गवर्नमेंट ने सारे कॉपीराइट्स वगैरह परचेस कर दिए, प्रॉपर इनको पेमेंट कर
दिया। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने देखा कि ये तो पेट्रियोटिक वर्क है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग जो है वो बहुत इससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कम रेट्स पे अवेलेबल कराती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंचे। ठीक है, तो ज़्यादा लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो इनका काम इतना अच्छा था कि वो, आप सोचिए कि गवर्नमेंट मतलब एक प्रकार से एक ऑनर हो गया उनका कि उनके वर्क को गवर्नमेंट ने वो कर दिया है, बिल्कुल नेशनलाइज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी पोम, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन से। आइए, आपकी पोम सेक्शन है, ओपन कर लीजिए। चलिए रीड करते हैं क्या लिखा है। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। द जेनरस गंगा इज आर्स, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. इस पूरे स्टेंजा में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, हिमवंत, जो कि हिमालय के लिए यूज किया गया है, एंशियंट नेम हिमवंत था हिमालय का। फिर आपकी गंगा हो गई, उपनिषद्स हो गए, गोल्डन लैंड हो गई। ठीक है, तो ये सारी उपनिषद्स और मत को हटा के अगर अपन देखें, उपनिषद्स को भी ले सकते हो, तो ये सारी चीजें नेचर के द्वारा हमें दी गई है। तो उन्हीं की इस पूरी पोम में जो है वो प्रेज की गई है। एक प्रकार से जो जो भी हमें नेचुरल ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो पूरी पोम में इसकी इम्पोर्टेंस हमें बताई गई है और इसको लेकर जो पोएट है वो हमें क्या करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, पेट्रियोटिक फीलिंग हमारे अंदर लाना चाह रहे हैं। तो पहली लाइन है, द माइटी हिमवंत इज आर्स। क्या लिखा है, जो माइटी मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है। ठीक है, और हिमालय पर्वत की आपने पता है आपको कि वो क्या है, बहुत ज्यादा उसकी साइज जो है वो, उसकी साइज देख लो। और पुराने टाइम में जब इतनी आर्मी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो एक प्रकार से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उस एरिया को, हिमालय को क्या बोला जाता था कि ये हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है कि वहां से फॉरेन कोई भी इन्वेडर जो है वो नहीं आ पाता था, उसको चढ़ के क्रॉस करके आना सच एन इम्पॉसिबल टास्क। तो एक प्रकार से यहाँ पे हिमालय के लिए बोला गया है कि जो माइटी हिमालय है, आप तारीफ सुन रहे हैं कि एक ऐसा जो हमें नेचर के द्वारा गिवन है। ठीक है, नेचुरल प्रोटेक्शन है, उसके बाद में उसकी साइज देख लो। ठीक है, तो एक जो पावरफुल हिमालय है वो हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। आगे क्या बोला गया है कि अब आपसे ये बताया जा रहा है कि उसके बराबर कोई इस दुनिया में क्या कोई है जो उसकी टक्कर दे सके, क्या कोई उसको मैच कर सके, उसकी साइज को। ठीक है, या वो जितना लंबाई में है, जितनी हाइट है उसकी, जो उसकी पावर है, क्या कुछ कोई भी अर्थ पूरी दुनिया में ऐसा कोई है जो उसको माउंटेन रेंज जो उसे मैच कर सके। तो यहाँ पे आपको क्या फीलिंग आ रही कि वाओ, कि मतलब इतनी महान चीज वो क्या है, वो हमारी है। ओके, आगे क्या लिखा है, द जेनरस गंगा इज आर्स। जेनरस, अब यहाँ पे जेनरस वर्ड यूज हुआ है। जेनरस मतलब होता है उदार, जिसका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। एक पर्सन की क्वालिटी होती है, ठीक है, कि उसका दिल बहुत बड़ा है, वो उदार दिल का है, जो बहुत दानी होता है। ठीक है, जिसको दिख रहा है कि सामने वाले को जरूरत है और वो बस दे देगा, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो पर्सन के लिए हम जेनरस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हमने गंगा के लिए यूज करा है। मतलब गंगा एक नॉन लिविंग थिंग है, तो जब हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, तो मतलब हमने पर्सोनिफिकेशन करके जो लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज किया है। तो जो जेनरस गंगा है वो हमारी है। अब गंगा को जेनरस क्यों बोला गया है, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी रिवर है। ठीक है, पहली चीज उससे हमें वाटर मिलता है, कितने लोगों की वो प्यास बुझाती है, बदले में कुछ मांगती है, नहीं मांगती है। उसके बाद में जहाँ से वो बहती है वहाँ की सॉइल पूरी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। उसका पानी जो है जब वो खेतों में डाला जाता है तो कितनी जमीन को वो फर्टाइल कर देता है। ठीक है, तो उससे हमें फूड मिलता है, तो कितने लोगों का ऑक्यूपेशन उस पर डिपेंडेंट है, हमें फर्टाइल सॉइल मिल रही है। तो वो, और फिर पवित्र सैक्रेड रिवर भी है, लोग उसमें डुबकी लगाते हैं, पाप धोने के लिए जाते हैं, क्या बदले में कुछ मांगती, वो नहीं मांगती। तो मतलब गंगा रिवर जो है वो कितनी जेनरस है, और वो रिवर किसकी है, हमारी है। ठीक है, तो हर लाइन में पोएट जो है वो हमें प्राइड एक प्रकार से महसूस करवा रहे हैं कि वाओ, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। आगे क्या लिखा है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और जिस ग्रेस से, ग्रेस मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू मूव इन स्मूथ एंड कंट्रोल्ड वे, कितनी शांति से बहते हुए, स्मूथली, और वो बहते हुए कितने ग्रेस से
वो बहती है, ठीक है। तो क्या इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी रिवर है जो उसके जितनी जेनरस हो, ठीक है, कितना पानी वो लोगों को देती है, पाप धोती है लोगों की, पूजनीय है, ओके। तो क्या ऐसी कोई भी रिवर है इस पूरी दुनिया में जो उसकी ग्रेस को और उसकी जेनरसिटी को मैच कर सकती है? आगे क्या लिखा है? द सेक्रेट उपनिषद्स आर आर्स। अब यहाँ पे उपनिषद्स क्या होते हैं? जो पुराने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत पुराने धर्म ग्रंथ। अब उपनिषद वर्ड का मीनिंग समझते हैं। उप मतलब होता है नियर, नी मतलब होता है डाउन, शद मतलब होता है टू सिट। हिंदी में इसका मीनिंग बोलूं तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और ये ज्ञान कौन सा है? ज्ञान है जो वेद पुराण हुआ करते थे, उसका अंतिम भाग जो है उसे बोला जाता है उपनिषद। तो वेदों का ज्ञान, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितना पुराना जो वो ज्ञान है वो कहाँ से जनरेट हुआ है? वो हमारे इंडिया से आया है, ठीक है। तो वो जो सेक्रेट, जो पवित्र उपनिषद्स हैं, वो किसके हैं? वो हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, क्या इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर है, ऐसी कोई भी किताब है, धर्म है, ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब जो धार्मिक किताबें रहती हैं उनकी बात कर रही है, की जा रही है यहाँ पे, कि क्या ऐसा कोई सा भी स्क्रिप्चर है जिसका सिर्फ नाम ही उपनिषद के साथ मतलब रखने की बात नहीं बोली जा रही है, उसको मैच करने की बात नहीं बोली जा रही। क्या ऐसा कोई भी नाम आप बता सकते हो जिसको आप उपनिषद के साथ रख सको? ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब आगे क्या बोला गया है कि ये जो सनी गोल्डन लैंड है, यहाँ पे लैंड की बात की जा रही है। लैंड को क्या बोला गया है? सनी गोल्डन लैंड। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्रॉस्परस नेशन है हमारा। सारी चीजें हमें जमीन से मिलती है, हर चीज जो है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो सनी गोल्डन लैंड है ये पूरी की पूरी हमारी है। शी इज पियरलेस। अब यहाँ पे ऊपर की लाइन में है सनी गोल्डन लैंड, तो लैंड के लिए यहाँ पे अब आप वापस देखिए, शी, हम मतलब धरती को भी हम क्या मानते हैं? लैंड को भी हम हमारी माता मानते हैं, ठीक है। भारत माता, धरती माता, उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ने उनके लिए शी यूज करा है कि शी इज पियरलेस। पियरलेस मतलब अनमैचेबल। तो ये जो लैंड है, ये लैंड भी जो है इससे कोई मैच नहीं कर सकता है, वो पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर। तो हमें इसकी क्या करनी चाहिए? हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेट्स प्रेज हर, ठीक है। तो पहले स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा, कि क्या समझा, कि जो हिमालय है उसकी वो बहुत ज्यादा माइटी है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, और उसके समान इस पूरी अर्थ पे उसकी पावर को कोई चैलेंज मतलब उसके बराबर में कोई इस दुनिया में नहीं है, कोई और माउंटेन रेंज नहीं है। जो जेनरस गंगा रिवर, जो मतलब ये सारी यूनिक चीजें इस पोम में बताई गई है। जो जेनरस गंगा रिवर है, ठीक है, जेनरस ये एडजेक्टिव यूज किया गया है उसके लिए, जो कि बहुत उदार है, जो हमें इतना सब कुछ देती है। तो क्या ऐसी और कोई सी भी रिवर है जो उसके जितनी पवित्र हो, पूजनीय हो? जो उपनिषद्स है, जो लोग कहते हैं परम ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज, जिसमें बोला जाता है कि सब कुछ जो वो होता है ना, एनलाइटमेंट हो जाता है, कि बोलते हैं ना कि इनको एनलाइटमेंट हो गया, मतलब वो ब्रह्म जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो गई। तो वो ज्ञान जो है वो हमारा है, हमसे, हमारी लैंड से वो यहाँ से आया है। तो ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर है जिसका सिर्फ नाम भी उसके साथ लिया जा सके? और ये जो सनी गोल्डन लैंड है, ठीक है, ये क्या है? ये पियरलेस है, अनमैचेबल है, ठीक है, अनपैरेलल्ड है, इसके समान कोई नहीं है। तो ये सारी महान महान चीजें हमारे पास हैं, तो आओ इसको हम प्रेस करते हैं। आगे की स्टेंजा पे चलते हैं। एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फोटो गिवन है। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। अब यहाँ पे गैलेंट का मतलब क्या हुआ? ब्रेव, हीरोइक, ठीक है, जो बहादुर। अब सोल्जर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जो जितने भी वीर योद्धा थे, बहादुर योद्धा, वो यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ रहे, उन्होंने अपनी खूब करेज के साथ उन्होंने लड़ाई करी और अपनी जान जो है मतलब वो शहीद हुए एक प्रकार से। आगे क्या लिखा है? तो वो ऐसे महान लोग जो है वो इस धरती पे रहे हैं। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सेज मतलब क्या होते हैं? साधु संत ऋषि, जो होली पर्सन रहते हैं, उन्होंने, वो लोग यहाँ पे
पैदा भी हुए हैं, बहुत से आए भी, उन्होंने यहाँ पे अपनी तपस्या की है, ठीक है। तो उनके तप से ये जो धरती है ये और ज्यादा पवित्र हो गई है, प्योर हो गई है और शुद्ध हो चुकी है, ठीक है। और फिर वापस वो यहीं पे समा गए, ठीक है। तो उस कारण से भी ये जो धरती है, ये जो लैंड है, ये बहुत ज्यादा क्या हो गई है, पवित्र हो गई है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है डिवाइनेस्ट म्यूजिक। डिवाइनेस्ट म्यूजिक, ठीक है। डिवाइनेस्ट का मतलब ऐसा म्यूजिक जो बहुत ज्यादा शुद्ध है, जिसको सुनते ही शांति मिलती है, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात की जा रही है। जो आपके वैदिक चैंट्स होते हैं, मंत्र वगैरह होते हैं, उन्हें भी गाया ही जाता है। और जितने भी डिवोशनल हाइम्स है, मतलब जो भगवान के लिए जो भजन वगैरह है, जो कुछ भी होता है, वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है, प्योर है, कि आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, अगर आप उन्हें सुन लेते हो तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। कितनी शांति वो देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो सीधे मतलब स्वर्ग का आपको एहसास कराते हैं। तो वो यहाँ पे आपको सुनने को मिलते हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और यहाँ पे इस धरती पे जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें हैं, ऑस्पिशियस का मतलब क्या बताया था, जो आगे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाली है, ऐसी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। तो ऑस्पिशियस मतलब ऐसी फेवरेबल होली चीजें यहाँ पाई जाती है, तो जो आगे जाके हमारी किस्मत को, सौभाग्य को, मतलब भाग्य को सौभाग्य में बदल देगी, ऐसी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। आगे क्या आगे इसका मतलब क्या है कि पोइट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में वो सारी चीजें पाई जाती है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, जो आपको हर प्रकार से क्या करेगी, डेवलप करेगी, ठीक है। लैंड पे आप देखिए, आपको स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलेगी, भक्ति भाव, वो सब आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में उससे आपको मेंटल पीस मिलेगा। फिर आप जो है मटेरियल, जितनी भी चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें, वो सारी भी आपको इंडिया में मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ की लैंड को यहाँ क्या बोला गया है कि जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें हैं वो यहाँ पे सारी पाई जाती है। आगे क्या लिखा है, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट्स। जैसा मैंने बताया था उपनिषद का, कि कौन सा ज्ञान, जो जो बोलते हैं ना आत्मा और परम आत्मा, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, कि जहाँ पे बोला जाता है कि वो जो सबकॉन्शियस सोल है, वो उसका एनलाइटमेंट हो जाता है लोगों को। साधु संत को क्या होता है, एनलाइटमेंट हो जाता है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपन बोलते हैं उनका एनलाइटमेंट हो गया। तो वो जो नॉलेज है वो यहाँ पे, उसकी रूट्स कहाँ है, वो यहाँ पर है। आगे, एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है और उनका इसी धरती पे एनलाइटमेंट हुआ था, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर उन्होंने, जब उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उन्होंने अपना जो धम्मा है, मतलब जो अपनी प्रीचिंग्स है, वो इसी लैंड पर दी थी, ठीक है। उन प्रीचिंग्स में उन्होंने क्या बताया था, द पाथ ऑफ राइटियसनेस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस के बारे में, ट्रुथ के बारे में और राइटियसनेस के बारे में, राइट चीज क्या है उसके बारे में, जो उन्होंने अपना धर्म था, धम्मा, उसके बारे में पूरा उन्होंने यहाँ पे बताया था। ऑफ हॉनरी एंटिक्विटी इज भारत। तो ये जितनी भी पुरानी चीजें, मतलब यहाँ पे भारत के इतिहास की बात बताई जा रही, कि भारत आज का नहीं है, भारत का जो इतिहास है वो बहुत हजारों साल जो है, टाइम इमेमोरियल, मतलब हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि वो कितने साल पुराना है, और ठीक है। तो इतना पुराना जो है वो ये भारत है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये जो भारत है ये पियरलेस है, अनमैचेबल है, इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लेट्स प्रेज हर, तो आओ हम इसे प्रेस करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये पोम यहीं खत्म हो जाती है, सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। चलिए अब आगे हमें चेक योर अंडरस्टैंडिंग में समरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो वो भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोम। आपको आगे ऐसी समरी गिवन है और जैसा मैंने बताया आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, तो हमने पोम को समझ लिया है। तो अब हम इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्या लाइन लिखी है, द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। पोम जो है, ये पूरी की पूरी पोम जो है वो किसके लिए लिखी गई है, किसको ट्रिब्यूट दिया गया है, इसके थ्रू इंडिया के लिए लिखी गई है, उसे ट्रिब्यूट दिया गया है। सेलिब्रेटिंग, इस पूरी पोम में हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स नेचुरल ब्यूटी। पूरी जितनी भी नेचर की ब्यूटी है उसकी यहाँ पे तारीफ की जा रही है, सराहना की जा रही है कि हम कितने लकी है कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। आगे, और जो विरासत में हमें स्पिरिचुअलिटी मिली है उसकी बात की जा रही है। एंड, तो नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल
हेरिटेज, और बताइए इसमें से और किसकी बात की जा रही है, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस की, कि इसकी हिस्ट्री जो है वो कितनी महान है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अगला है आपका सेकंड, द पोएट प्रेजेस द, पोएट जो है वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, द डैश डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड, तो किस चीज को पोएट ने माइटी कहा था, स्ट्रॉन्ग कहा था, और अनपैरेलल्ड कहा था कि इसके पैरेलल में कोई नहीं है, तो वो कौन क्या है हमारा, तो वो है हमारा हिमवंत। ठीक है, आगे थर्ड लाइन पे आ जाते हैं, थर्ड वाली, द डैश इज डिपिक्टेड एज जेनरस एंड ग्रेसफुल, किसे ग्रेसफुल और जेनरस उदार कहा गया है, तो थर्ड का आंसर क्या है, गंगा। चलिए उसके बाद में फोर्थ पे आ जाते हैं आगे, वाइल द डैश आर ऑनर्ड एज सेक्रेड एंड अनमैच, किसे ऑनर बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है और बहुत पवित्र माना गया है कि इसे तो कोई मैच कर ही नहीं सकता है, तो फोर्थ क्या है हमारा, उपनिषद, जिन्हें बहुत ज्यादा पवित्र, ठीक है, भगवान के समान ही माना गया है, लोग पूजते हैं उन्हें, ठीक है, भगवान की तरह बिल्कुल उन्हें रखते हैं। आगे, द पोम हाईलाइट्स the contributions of dash and dash who have enriched the land with their bravery and wisdom, तो यहाँ पे ध्यान देना, दो ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पोम है वो हाईलाइट कर रही है, वो किस चीज पे हाईलाइट कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन पे हाईलाइट कर रही है, मतलब किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो दो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वो आएगा फिफ्थ और सिक्स नंबर पे। तो पहला वाला जो है देखिए यहाँ पे ब्रेवरी पहले लिखा है, तो ब्रेवरी किसकी थी, बहादुरी, किसने बहादुरी से युद्ध वगैरह किए थे यहाँ पे, वॉरियर्स ने, ठीक है, और विजडम बुद्धिमता, बुद्धिमता किसकी थी यहाँ पे, तो उसमें आएगा आपका सेजेस। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए कहाँ है आपका, ये रहा वॉरियर्स एंड आपका आ जाएगा सिक्स्थ वाले में सेजेस, सिक्स्थ वन है, जी हाँ सिक्स्थ वन है सेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड द टीचिंग्स ऑफ डैश, तो ये क्या एक्नॉलेज हमें और किसकी प्रेजेंस बताती है कि इंडिया में और किसकी प्रेजेंस है, तो यहाँ पे आएगा सेवेंथ नंबर पे ब्रह्म नॉलेज, जो ब्रह्म नॉलेज है, परम ज्ञान है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो इंडिया में ही पाया गया है। एंड द टीचिंग्स ऑफ, और किसकी टीचिंग्स जो है, आगे क्या लिखा है, हाईलाइटिंग इंडियाज डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, तो किसकी टीचिंग्स थी, बुद्ध की टीचिंग्स थी, तो ब्रह्म नॉलेज और बुद्ध की टीचिंग्स जो है वो हाईलाइट करती है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी है, जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस है, जो पुराने टाइम से चली आ रही रीति रिवाज, पूजा पाठ वगैरह जो भी चीजें हैं, वो बताती है कि यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज जो है वो है। और 8 नंबर पे क्या आएगा आपका, 8 नंबर पे आएगा आपका बुद्ध यहाँ पे, उनकी टीचिंग्स भी यहीं पे पाई गई थी। द पोएट रिपीटेडली, पोएट जो है वो रिपीटेडली एजर्ट्स, वो किस चीज को बोल रहे हैं, दैट इंडिया इज, इंडिया क्या है, 9th नंबर पे आएगा आपका पियरलेस, इंडिया इज पियरलेस। जो पोएट है वो बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि इंडिया जो है वो पियरलेस है, अनमैचेबल है, इसके पैरेलल कोई नहीं आ सकता है, अर्जिंग एवरीवन, और वो सबसे क्या अर्ज कर रहे थे, क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब इसकी क्या करो, प्रेज करो, तारीफ करो। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, तो ये रहे आंसर्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रही आगे की स्लाइड। तो इसी के साथ हमने पोम भी डिस्कस कर ली, और जो एक छोटी सी समरी हमें पोम की गिवन थी वो भी हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर ली। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।